अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और हम चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू साइंस है वो हम ऑलरेडी उसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज करनी आज, और चूँकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ मिसिंग है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इंट्रोडक्शन टू साइंस है, ये यूनिट हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 1 का। और उसके क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रीड एंड राइट। अब तो बहरहाल इसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि, और कुछ क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। मतलब ये कि ये जो एक्सरसाइज हैं इसके अंदर ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिसिंग है। अगर बच्चे सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को याद करेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर मिस हो जाएंगे। बहरहाल मेरे तो जो सजेशन है वो ये है, आप स्कूल की क्लासेस आप ऑलरेडी ले रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसमें आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ होगा, समझाया हुआ होगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने बच्चे को इसकी तकरीबन इनके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तो मैंने बना के दिए हैं और उसके आंसर्स भी मैंने लिखवाए हैं। तो मैं जस्ट आई वांट टू शेयर दैट विद यू। ज़ाहिर आपने स्कूल के सिलेबस को फॉलो करना है। स्कूल में जो करवाया गया, टीचर ने जो कराया हुआ है, एक्सरसाइज के जितने पार्ट्स कराए हैं, जितने क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपने ज़ाहिर है उसी को फॉलो करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और अगर हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो बच्चे को फ़ायदा दे रही हो तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं हरगिज़ ये नहीं करा कि आप मुझे फॉलो करें। इम्पॉर्टेंट ये कि ये एग्ज़ाम आपको जो होगा वो तो जो टीचर ने लिखवाया कॉपी के अंदर, तो ज़ाहिर है उसी से आपका पेपर बनेगा बच्चे का, तो आप उसी को फॉलो करें। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है और आप चाहते हैं कि बच्चा उसको पढ़ ले, तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे जो पहला जो क्वेश्चन बनना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूरा पोर्शन आपके एक्सरसाइज के अंदर मिसिंग है, जो कि साइंस क्या है, ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या है, फिर जो साइंटिफिक मेथड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक मेथड वो मिसिंग है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिसिंग है। तो जो पहला क्वेश्चन बनना चाहिए वो व्हाट इज़ साइंस इन राइट सम ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये हम इसको मेंशन करते हैं। तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, ये साइंस की डेफिनेशन है और ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पे गिवन है। साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी। ठीक है, पर ये इसका इतना आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट इज साइंस, राइट सम ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो कर दें या आप उसको स्टॉप कर दें और उसका आंसर क्वेश्चन भी लिख दें, फिर उसका आंसर लिख दें, उसके बाद फिर नया जो क्वेश्चन है उसको आप दोबारा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, व्हाट आर द पॉजिटिव एटीट्यूड्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। ठीक है, व्हाट आर द पॉजिटिव एटीट्यूड्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। तो क्यूरियासिटी, प्रिजर्वेंस, ये एग्जैक्टली जो की पॉइंट्स हैं मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, आप उसको दिए, इसका पूरा आंसर आ रहा है। Curiosity, perseverance, open-mindedness, cooperation, impartiality, healthy skepticism, humility and integrity are some positive attitudes that are important in the study and practice of science। और ये आप पीछे से इधर से उसने पूरा उसका जो खुलासा है, जो समरी है, वो यहाँ पे उसके की पॉइंट्स के अंदर डाला हुआ है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव एटीट्यूड दैट आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस, तो ये पूरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन अब मेंशन कीजिएगा, ये हमारे पास इसी टॉपिक से जो स्किल्स एंड प्रोसेसेस है, इसमें से मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा मुख्तसर करके इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 इन्फरिंग, नंबर 4 हाइपोथेसिस। ये 4
ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन है, इन्फरिंग है, इन हाइपोथेसिस, जो कि साइंटिफिक मेथड है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक्सरसाइज में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को ज़ाहिर है ये इसके आंसर क्वेश्चंस लिखवाए हैं, क्योंकि बच्चे फिर बुक से याद नहीं करते, बच्चे कॉपी के अंदर जो लिखवाया गया होता है बच्चे अक्सर वही याद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चा कॉपी को पढ़ेगा, उसमें वो क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल मिस कर देगा, इंपॉर्टेंट पार्ट को उस चैप्टर का वो मिस कर देगा। तो इसलिए मैंने उसके अंदर ये क्वेश्चन डाले हुए जो कि एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन, सबसे क्या, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 इन्फरिंग, नंबर 4 हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। Observation are made by scientists through their senses and instruments like thermometer, microscope and telescope, etc. ठीक है, ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए, ठीक है, और कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे थर्मामीटर है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, इनसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो अगेन ऑब्जर्वेशन are made by scientists through their sensory organs, या through their senses भी लिख सकते हैं, an instrument like thermometer, microscope and telescope etc. सेकेंड नंबर हमारे पास कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज अ स्किल विच इन्वॉल्व्स transmitting and receiving information presented in various forms such as table, chart, graphs, drawing or word, ठीक है। तो ये वर्ड्स, तो ये कम्युनिकेशन है। सेकंड पे कम्युनिकेशन इज अ स्किल विच इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज टेबल, चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग और वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन। थर्ड हमारे पास इन्फरिंग आ रहा है। तो इन्फरिंग इज द स्किल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन और information gathered. For example, if one observed that plants kept in dark cannot make food, he or she may infer that light needed for making food. Again, inferring is the skill of drawing conclusions from observation or information gathered. For example, if one observed that plant kept in dark cannot make food, he or she may infer that light इज नीडेड फॉर मेकिंग फूड, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फरिंग है। नंबर थर्ड जो है मेकिंग हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन और फिनोमेना विच कैन बी टेस्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन इफ कंप्यूटर मॉनिटर इज नॉट वर्किंग। ये एग्जैक्टली बुक के अंदर गिवन है, तो बहरहाल आप उसको बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन और फिनोमेना विच कैन बी टेस्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस आ जाएगा। उसका एक एग्जांपल है मॉनिटर का, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कि हमने उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जरा बुक एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस एक्सप्लोर न्यू नॉलेज मेथोडिकली ओके बाय साइंटिफिक मेथड। साइंस एक्सप्लोर्स न्यू नॉलेज बाय साइंटिफिक मेथड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। ये साइंस हो गया। अगेन साइंस एक्सप्लोर्स न्यू नॉलेज थ्रू साइंटिफिक मेथड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर वेरियस पर्पजेज। तो आप इसको लिख सकते हैं, अलग दोनों के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। साइंस एक नॉलेज है, एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और उस नॉलेज के बेस पे जो हम चीज़ें बनाते हैं, यानी जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को सहूलत देते हैं, कंफर्ट देते हैं, जैसे कार, जहाज़ वगैरह, तो इसको हम टेक्नोलॉजी पर कहते हैं, ठीक है। दोनों के दरमियान फ़र्क ही आ रहा है। साइंस क्या है? साइंस अगेन साइंस एक्सप्लोर न्यू नॉलेज बाय साइंटिफिक मेथड, या साइंस एक्सप्लोर न्यू नॉलेज बाय साइंटिफिक मेथड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर वेरियस पर्पजेज। तो ये हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बुक के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को रिपीट करके देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है, ओके, राइट 5 जनरल सेफ्टी रूल्स इन द लेबॉर्ट्री।
तो ये देखिए जनरल सेफ्टी रूल इन द लेबॉर्ट्री, आप ये ले लीजिएगा, सेफ्टी रूल आप पीछे खोल दीजिएगा। ये पेज नंबर आपके 11 पे है सेफ्टी रूल। आपके पास कोई भी 5 सेफ्टी रूल्स आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें से बहुत सारे हैं, आप कोई 5 सेफ्टी रूल्स मेंशन कर दें, ठीक है। नंबर 1 चीज़। इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपने करना है, और आई एम श्योर ये ज़ाहिर है सारी चीज़ें आपको स्कूल में, बच्चे को स्कूल में भी कराया हुआ होगा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ज़ाहिर है मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी मेंशन कर दूँ इसको। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसी का जो सेकंड पार्ट है, 3 सेफ्टी रूल्स व्हेन हैंडलिंग केमिकल्स। तो केमिकल्स को हैंडल्स करने के लिए आपने 3 सेफ्टी रूल्स बताने। तो अगेन उसी पेज पे अगर आप देख लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, कि टू अवॉइड कंटेमिनेशन डू नॉट पोर एनी अनयूज केमिकल बैग इनटू इट्स कंटेनर। एक आपके पास केमिकल का एक रोल आ गया। डोंट टेस्ट एनी केमिकल अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। तो ये भी आपके पास एक केमिकल से रिलेटेड एक आ गया। और एक ये वाला, हैंडल ऑल ऑपरेटर्स एंड केमिकल्स केयरफुली एंड करेक्टली, ऑलवेज चेक द लेबल ऑन द कंटेनर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस इट कंटेन्स। तो ये 1, 2, 3 ये 3 केमिकल से रिलेटेड जो सेफ्टी रूल्स हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं पार्ट बी के लिए। पार्ट सी के लिए द प्रोसीजर टू फॉलो इफ केमिकल गेट इनटू योर माउथ और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अगर आपके मुंह में केमिकल चला जाता है या बॉडी के किसी बॉडी के पार्ट्स के साथ टकराता है, मतलब उसको लगता है, तो आपने क्या करना है, तो आपके पास आ जाएगा, शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, स्पिट इट आउट इनटू बेसिन and rinse your mouth with plenty of water. Similarly, if any chemical comes into contact with other parts of your body or clothing, wash it off thoroughly with plenty of water and report the incident to your teacher. तो ये आपके पास जो सेकंड पार्ट है, ये वाला एग्जैक्टली ये पार्ट सी का आपके पास आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स। ये जो सिंबल्स हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली सिंबल आपको पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, ये वाला पेज नंबर 12 पे। और ये वाला जैसे फ्लेमेबल लिख दीजिएगा, ठीक है, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, कोरोसिव, पॉइजनस, इरिटेटिंग और स्टिमुलेटिव, रेडियोएक्टिव और बायोहैज़र्डस। तो ये सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। तो जैसे फ्लेमेबल है और इस तरह के हर एक के सामने सिर्फ एक वर्ड में उसका आंसर आ जाएगा। आपने इसकी डायग्राम बनानी है और इसके सामने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये आप कर दीजिएगा। इवन आप उसको ये कर सकते हैं कि आप इसी का एक फ़ोटोग्राफ लेके या उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के एक कॉपी के अंदर लगाते जाएं और सामने उसके, अगर आप बना नहीं सकते तो आप इसकी काट के उसको कॉपी के अंदर चिपका दें और इसके सामने लिख दीजिएगा फ्लेमेबल और कोरोसिव वगैरह जो भी होता है उसके अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल अबाउ कैन बी फाउंड ऑन द लेबल्स ऑफ कोरोसिव एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कोरोसिव और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के अंदर वो कह रहे हैं कि कौन से जो है सब। तो कोरोसिव के लिए हमारे पास ये वाला, हमारे पास कोरोसिव के लिए आता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो एक्सप्लोसिव है वो ये वाला एक्सप्लोसिव के लिए आता है। तो ये कोरोसिव के लिए, ये एक्सप्लोसिव के लिए। तो पार्ट बी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द सिंबल्स अबाउ कैन बी फाउंड ऑन द लेबल्स ऑफ कोरोसिव एंड एक्सप्लोसिव, कोरोसिव एंड एक्सप्लोसिव। तो आप इसका आंसर एग्जैक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल लिख देंगे, दिस वन फॉर कोरोसिव, दिस वन फॉर एक्सप्लोसिव, ठीक है। पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5A में लेबल एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बंसन बर्नर इन द डायग्राम बिलो, ठीक है। तो ए के अंदर गैस जेट आ रहा है, नंबर बी के अंदर कूलर आ रहा है, नंबर 3 सी के अंदर बेस आ रहा है, डी के अंदर बैरल आ रहा है, नंबर ई के अंदर एयर होल आ रहा है, और एफ़ के अंदर आपके पास गैस ट्यूबिंग, आपके पास ये चीज़ आ जाए, ये गैस ट्यूबिंग है। तो ये इतना सा है ABCD एंड E एंड F के अंदर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं। अगर आप उसको जल्दी नहीं कर सकते तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लोली चलाएं और इस तरह से इन सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर जो हम डाल सकते हैं 5 का पार्ट बी, तो मेरा ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा साइंस डायग्राम फॉर द फॉलोइंग लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स हैं। तो कहते हैं कि बीकर कप डायग्राम बना लीजिएगा, ट्राइपॉड स्टैंड का डायग्राम बना लीजिए, टेस्ट ट्यूब का, मेजरिंग सिलेंडर का, ऑपरेटिंग डिश का। तो ये पीछे उसके डायग्राम गिवन है, आप उसको बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अली वॉज आस्क्ड टू हीट सम अल्कोहल इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट डाउन 2 प्रिकॉशंस
he should take when heating the alcohol and explain briefly why these precautions should be taken। ठीक है, अल्कोहल को वो हीट कर रहा है, तो जब वो अल्कोहल को हीट कर रहा होता है तो उसे 2 प्रिकॉशंस आपने बताने हैं। ठीक है, कि 2 प्रिकॉशंस कौन से हैं। तो ये अगर आप उसको किसी चीज़ को हीट कर रहे होते हैं तो इसके लिए यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर के अंदर यहाँ पे गिवन होता है, आई एम श्योर ये आपके पास जो है सेफ्टी रूल आपके पास आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ओके, सबसे पहले क्या करना है कि पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम अ नेक्ड फ्लेम। ठीक है, तो जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है उसको नेक्ड फ्लेम से आपने दूर करना है। एक चीज़ तो, व्हेन यू आर हीटिंग केमिकल इन अ टेस्ट ट्यूब, पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स। नंबर 1 चीज़, जब आप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी केमिकल को हीट कर रहे होते हैं तो उसका जो मुंह होता है टेस्ट ट्यूब का, वो आप थोड़ा सा दूर रखिए, अपने से भी और दोस्तों से भी दूर रख दीजिएगा। ठीक है, और पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम अ नेक्ड फ्लेम, नहीं बल्कि ये तो उसके अंदर नहीं आएगा। जब आप उसको हीट कर रहे होते हैं तो उसके लिए सेकंड जो होगा वो वेयर गूगल्स व्हेन मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल्स। तो ये 2 कर लीजिएगा, वेयर गूगल्स व्हेन मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल्स, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू आर हीटिंग केमिकल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स। तो ये आपके पास उसके 2 सेफ्टी रूल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टू शो द बेनिफिट्स, अब्यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब्यूज़ के, बेनिफिट्स के और अब्यूज़ के और लिमिटेशन का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स आप इंटरनेट आप दे सकते हैं, वैसे पीछे ऑलरेडी बुक के अंदर गिवन है। तो बेनिफिट्स में इंटरनेट आ सकता है, उसके साथ बेतहाशा कार आ सकती हैं। बेनिफिट्स के बेतहाशा इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं, जहाज़ यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब्यूज़ के अंदर जैसे एटॉमिक बम होता है जो कि लोगों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये उसके अब्यूज़ हैं। अर्थक्वेक्स को रोक नहीं सकता, लिमिटेशन उसकी टेक्नोलॉजी की है कि आप उसको साइंस की और टेक्नोलॉजी दोनों की, कि आप उसके ज़रिए जो कुदरती आफात होते हैं आप उसको रोक नहीं सकते। उसकी पेशगी आप ख़बर दे सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। तो इनके पीछे जो है आप उसके अंदर लिमिटेशन के अंदर आप उसको कर सकते हैं। 1 मिनट, ओके, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, लेकिन बेनिफिट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सी दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट ग्रेट बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। तो एक तो बेनिफिट आपके पास एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं बेनिफिट के लिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनेबल अस टू ग्रो मोर फूड, इसको छोड़ ले, बाकी बहुत सारे आ जाएंगे, तो इसमें से कोई एक लिख दें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सी दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट ग्रेट बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का आपने एग्जाम्पल दे दिया। अब्यूज़ की आपने दे दिया, ओके, it can bring about negative effects as well. The generation of electricity using fossil fuels, for example, can lead to pollution which causes harm to human being. अच्छा, इसको ना दें क्योंकि आपने बेनिफिट्स में लाइट दी हुई है, तो उसकी जगह दूसरा कोई कर दे, एटॉमिक बम का कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जैसे आप एन एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज़ इज़ द इन्वेंशन एंड यूज़ ऑफ डेडली वेपन विच आर हार्मफुल टू अस एंड एनवायरनमेंट। तो आप इतना ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब्यूज़ एंड उसके लिए। और लिमिटेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि they cannot use to find an answer to all our question to solve the problem. We can use science and technology to reduce the damage caused by natural disasters such as earthquake and hurricanes, but we cannot prevent them from happening. तो आप इसको इतना एक एग्जांपल आप उसके अंदर दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई एम श्योर कि ऑलरेडी स्कूल वालों ने भी ऑनलाइन कराया हुआ होगा। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी जो कि चैप्टर नंबर 1 की थी, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है।